जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 में जो सिंचाई विभाग के बहुत सारे पद हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें सिंचाई विभाग के पूरे कार्यालय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे बच्चे सिंचाई विभाग में जाना चाहते हैं और उनके मन में सिंचाई विभाग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही डिटेल में मैं बताने वाला हूँ सिंचाई विभाग के बारे में। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि ये सिंचाई विभाग के बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों देखिए, 5512 यानी कि 5370 का जो आपकी वैकेंसी है उसमें सिंचाई विभाग का बहुत सारा पद है। और उसमें चाहे डिवीज़न की बात हो, खंडीय कार्यालय भी है, मुख्यालय कार्यालय भी है और चीफ कार्यालय भी है। तो इन सब तीन स्टेज के कार्यालय की वैकेंसी उसमें है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर में इन विभागों में ये किस प्रकार का कार्यालय है। और बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज भी रहते होंगे कि आखिर में कौन सा कार्यालय लेना सही रहेगा, कौन सा कार्यालय लेना नहीं सही रहेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन है। और सबको सब सबको होम डिस्ट्रिक्ट अधिकतर लोग को चाहिए, कुछ लोग को लाभ चाहिए, कुछ लोग को अलग अलग प्रायोरिटी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा कार्यालय आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे। देखिए, जो आपकी वैकेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा सीट है खंडीय कार्यालय, यानी कि जनपद स्तर कार्यालय की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लगभग 1000 प्लस सीटें आपका खंडीय कार्यालय है। अब ये खंडीय कार्यालय में क्या होता है, जैसे कि सबसे ऊपर का कार्यालय है प्रमुख अभियंता कार्यालय, उसके नीचे मुख्य अभियंता कार्यालय होता है, फिर होता है अधीक्षण अभियंता कार्यालय होता है, फिर खंडीय कार्यालय होता है, फिर उसके बाद उपखंडीय कार्यालय होता है। अब देखिए, खंडीय कार्यालय के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट इसमें है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 75 जिले में लगभग एक आध ही ऐसे छोटे मोटे जिले होंगे जिसमें खंडीय कार्यालय ना हो, लेकिन लगभग सब में आपको सिंचाई विभाग के खंडीय कार्यालय यानी जनपद स्तरीय कार्यालय आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो बच्चे होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं और लोकल स्तर पे काम करना चाहते हैं, वो खंडीय कार्यालय जनपद स्तरीय कार्यालय चूज कर सकते हैं सिंचाई विभाग में अगर आप आना चाहते हैं तो। और खंडीय कार्यालय का ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप काम करने के बहुत इच्छुक हैं कि मैं अब जिस इस विभाग में जाऊंगा, सिंचाई विभाग में जाऊंगा, तो मुझे काम करना है, आगे की तैयारी उतना नहीं मैं फोकस करना चाहता हूँ आगे की तैयारी के लिए, और लेकिन मैं विभाग में जाके बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, तो आप खंडीय कार्यालय का चयन करिए। तो इससे ये होगा, देखिए खंडीय कार्यालय इसलिए मैं कह रहा हूँ काम इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि देखिए विभाग जब कोई परियोजना या कुछ भेजता है कि ये काम कराना है, बंधा बनवाना है, चाहे बंधा बनवाना है, चाहे घाट बनवाना है, चाहे कुछ भी ऐसा काम करना है, तो खंडीय कार्यालय ही जाके जमीनी स्तर पर खंडीय कार्यालय और उपखंडीय कार्यालय और जमीनी स्तर पर जाके उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं, मतलब। और जितने भी ये बड़े कार्यालय हैं, ऊपर के कार्यालय, ये सब मॉनिटरिंग करते हैं खंडीय कार्यालय और उपखंडीय कार्यालय खंडीय कार्यालय का मॉनिटरिंग करता है। तो जितने भी ऊपर के बड़े के कार्यालय हैं, बड़े के कार्यालय मॉनिटरिंग काम करते हैं, और जो नीचे के कार्यालय खंडीय कार्यालय उप खंडीय कार्यालय ये काम को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जमीनी स्तर पे उसको करवाते हैं। तो इसलिए जहाँ पे काम रहेगा वहाँ पे सब कुछ रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए कि जिनको काम करने में ज़्यादा इच्छुक है, ज़्यादा लोड लेने में इच्छुक है, चाहे वो देख खंडीय कार्यालय में कभी कभी आप भले ही आप क्लर्क हो, जूनियर असिस्टेंट हो, तो भले ही आप क्लर्क होंगे, लेकिन आपको अधिकारी के साथ फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। तो समझ लीजिए कि 70 और 30 का रेशियो रहेगा। 70% आप कार्यालय में रहेंगे तो 30% फील्ड में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका अधिकारी के साथ ज़्यादा तालमेल बैठ रहा है तो हो सकता है आपको 50% कार्यालय में रहेंगे, 50% अधिकारी के साथ साथ फील्ड में भी रह सकते हैं। तो ये है जूनियर असिस्टेंट का खंडीय कार्यालय में रोल। और देखिए उपखंडीय कार्यालय, देखिए उपखंडीय कार्यालय अगर आपके मन में चल रहा होगा, देखिए उपखंडीय कार्यालय में आपका सीट है नहीं, तो इसलिए मैं उपखंडीय कार्यालय के बारे में पूरा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उपखंडीय कार्यालय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए उपखंडीय कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं वो सहायक अभियंता होते हैं, जिसे कि एई कहते हैं। और ये खंडीय कार्यालय जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और
और अधीक्षण अभियंता कार्यालय यानी कि मंडल स्तर के कार्यालय के अधिकारी होते हैं SE सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और मुख्य अभियंता कार्यालय के अधिकारी होते हैं और CE चीफ इंजीनियर यानी कि मुख्य अभियंता। और प्रमुख अभियंता कार्यालय में और भी बड़े अधिकारी होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी की बात हो गई। इसका मुख्यालय लखनऊ है। तो ये सब कार्यालय के अधिकारी ये होते हैं। अब देखिए खंडी कार्यालय के लाभ अगर मैं गिन लूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा CDC में है खंडी कार्यालय के, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। 90 या 95% चांस आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा अगर ये आप चयन कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें वर्क आपको मिलेगा, आपको करना पड़ेगा फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क का कम्बिनेशन रहेगा। और तीसरा इसमें है कि इसमें आपको लाभ मिलेगा, लाभ का तात्पर्य समझ सकते हैं। और चौथा इसमें ये है आपका कि आप इसमें अधिकारी के साथ रहेंगे, आपके थोड़ा सा पावर का महसूस होगा, क्योंकि फील्ड वर्क में जाएंगे तो और अधिकारी के साथ रहेंगे, तालमेल बैठाएंगे तो थोड़ा सा पावर आपको महसूस होगा। और इसमें ये रहता है कि भाई खंडी कार्यालय में है कि आप उपखंडी कार्यालय से थोड़े से ऊपर रहेंगे। और देखिए, और एक बात और मैं आपको बता दूँ, खंडी कार्यालय विशेष रूप से अगर देखा जाए मेरे दृष्टिकोण से, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, किसी और का और अनुभव हो सकता है, ये एक सबसे अच्छे अगर लड़के ज्वाइन करते हैं खंडी कार्यालय तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए लड़कियां ये हैं कि अगर कुछ ऐसे फाइलें हैं, कुछ ऐसा वर्क है जिसमें लड़कियां मतलब कि उनको लिए इतना सही नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जो करना पड़ेगा, तो उसमें फील्ड वर्क में बार बार जाना पड़ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा लड़कियां बचती हैं इस सब चीज़ों से कि अधिकारी साथ फील्ड में थोड़ा जाना ऑकवर्ड लगता होगा। तो इसलिए थोड़ा सा लड़कों के लिए बहुत बेहतर है। हालांकि लड़कियां तो हर जगह काम आजकल कर रही हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक देखा जाए तो अधिकतर लड़कियों की ये मानसिकता होती है कि ऑफिस में 10 से 5 वो काम करने जाए, ज़्यादा फील्ड वर्क का चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हैं। तो ये खंडी कार्यालय, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप खंडी कार्यालय में रहेंगी तो हरदम अधिकारी के साथ आपको जाना पड़ेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी फाइलें हैं जो आपको फील्ड में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स हैं, अगर खंडी कार्यालय में ज्वाइन भी कर लेती हैं तो आप ऐसा फाइल लीजिएगा जो आपको ऑफिस में ही करना रहे। कोर्ट केस चाहे ऐसा टेंडर वगैरह ऐसा मत काम करिएगा। या कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी फाइलें हैं जो आपको ऑफिस में ही काम करने के लिए सही रहेंगी, और कुछ फाइलें ऐसी हैं कि हो सकता है आपको फील्ड में भी काम करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये खंडी कार्यालय में इतनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। खंडी कार्यालय के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो वीडियो में बताना सही नहीं रहेगा। तो खंडी कार्यालय जितना मैंने बताया काम भर के लिए बहुत सही है, और लड़कों के लिए तो 100% एकदम सही है। अब लड़के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो लड़कियां भी हैं अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट चाहती हैं तो वो भर सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिए। बस जब आप ज्वाइन करेंगे तो काम जो है उसको थोड़ा सा पहले 2-3 महीना ज्वाइन जब कर लेंगे तो उसमें 2-3 महीने कार्यालय में रहिएगा, सभी काम को देखिएगा, समझिए, बूझिए, तब उसके बाद जो फाइल आवंटन होगा तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अधिकारी को बताइए कि सर मैं ये करना चाहती हूँ, सर मैं ये करना चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो पहले खंडी कार्यालय में ज्वाइन जब करेंगे तो थोड़ा 2-3 महीने देख लीजिएगा काम कैसा वहाँ पे है, और कौन सा आपके अनुसार वो सही रहेंगी, तब वो आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और अब चलिए बात करते हैं मंडली कार्यालय यानी अधीक्षण अभियंता कार्यालय। और इसमें कुछ शायद 150 प्लस पद है, 160 के आसपास है पद। मंडली कार्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय है। इसके अधिकारी होंगे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इसको सर्किल कार्यालय भी कहते हैं, देखिए इस मंडलीय स्तर का कार्यालय जो होता है ये मॉनिटरिंग करते हैं खंडी कार्यालय मॉनिटरिंग करते हैं सब डिवीजन कार्यालय के। तो जो भी खंडी कार्यालय सूचना बना के देता है अधिकारियों को, या ऊपर से जो भी सूचना आती है तो मंडली कार्यालय खंडी कार्यालयों को भेजता है। तो मंडली कार्यालय जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग कार्यालय यानी कि अधीक्षण अभियंता कार्यालय, ये हरदम खंडी कार्यालय को ही निर्देश देता है अपने स्तर से, और खंडी कार्यालय से जो सूचना प्राप्त होता है तो मंडली कार्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय या ऊपर के कार्यालयों को प्रेषित करते हैं। तो मंडली कार्यालय को देखा जाए अगर, तो ये देखिए बीच का कार्यालय आपको देखने मिलेगा।
अब बीच में है ना ये कार्यालय, मंडलीय अधीक्षण अभियंता कार्यालय, तो ये बीच का कार्यालय है सुपरिटेंडेंट, सर्किल, इसलिए सर्किल कार्यालय इसको कहते हैं, इसके अधिकारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो ये तो बीच में रहते हैं। इनका काम बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बस मंडलीय कार्यालय क्या करते हैं, वो डिवीजन से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनसे सूचना, कोई कौन सा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इनसे सूचना मांगते हैं, निर्देश देते हैं, और जब मंडलीय कार्यालय को वो काम, वो डेटा मिल जाता है तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय भेज देते हैं या ऊपर के कार्यालयों को प्रेषित कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मंडलीय कार्यालय एक तरह एक बीच का कड़ी है, जो ऊपर की सूचनाओं को नीचे पहुंचाते हैं और नीचे से आई डेटा को या सूचना को ऊपर पहुंचाते हैं। तो ये एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तो मंडलीय स्तर का कार्यालय लेने से क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा? तो देखिए, मंडलीय स्तर का कार्यालय आप उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिले में वो कार्यालय नहीं होंगे। मंडलीय स्तर का कार्यालय बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे कि बड़े बड़े जिले में होता है। जैसे आप देख लीजिए, आपको लखनऊ में मिल जाएगा, मंडलीय स्तर का कार्यालय मिल जाएगा, गोरखपुर में मिल जाएगा, आपका प्रयागराज में मिल जाएगा, वाराणसी में मिल जाएगा, कानपुर में मिल जाएगा, आपको हो सकता है नोएडा मिल जाए, गाजियाबाद में मिल जाए, और इधर पूर्वांचल में बलिया मिल जाए, गाजीपुर में मिल जाएगा। तो ये सब जिले हैं मंडलीय स्तर के कार्यालय यहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं कि आप छोटे से कोई जिले में हैं और वहाँ पे, जैसे देवरिया हो गया, ये देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, और ऐसे भी उधर उत्तर प्रदेश के और भी जो छोटे छोटे जिले हैं, सब जगह मंडलीय कार्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी मंडलीय कार्यालय का आप चयन करिए तो ये देख लीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में मंडलीय कार्यालय है या नहीं है। तो मंडलीय कार्यालय जब आप चूज करें तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यालय है या नहीं, मंडलीय स्तर का कार्यालय है या नहीं। तो देखिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब मान लीजिए आपने मंडलीय स्तर कार्यालय में आप चले गए और आपके जिले में मंडलीय स्तर का कार्यालय नहीं है, तो आप कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि जो ऊपर के जितने भी कार्यालय होते हैं, जो अपर कार्यालय होते हैं, वो कभी नीचे के कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो गए, ये बात ध्यान रखें। लेकिन जो ऊपर ये मान लीजिए अधीक्षण कार्यालय है, ये ऊपर के कार्यालयों में जा सकते हैं। ये एक रूल है, बहुत ही कड़ा रूल है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप ये इस कार्यालय में है, प्रभु कार्यालय में है, तो आप चाहें कि आप आपका जिला कहीं है, वहाँ खंडी कार्यालय है, तो वहाँ पे जाके आप अपना ट्रांसफ़र कराना लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग चाहे मंडलीय अधीक्षण कार्यालय यानी सर्किल कार्यालय, मंडलीय कार्यालय में ट्रांसफ़र कराने ले, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिंचाई विभाग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको। और ये सर्किल कार्यालय चाहे खंडी कार्यालय में जाना है और सब डिवीजन में, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कार्यालय का चयन बड़ा ध्यान से रखिएगा कि आपको भविष्य में अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब यहाँ लेकिन आपको मतलब, अगर आप सब डिवीजन कार्यालय में हैं तो आप खंडी कार्यालय में भी जा सकते हैं, मंडलीय कार्यालय में भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं, प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर अपना अटैच करवा सकते हैं, और आप यहाँ पे अटैच हो सकते हैं रिक्वेस्ट करके। अगर आप खंडी कार्यालय में तो अधीक्षण कार्यालय में जा सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं, प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय। अगर आप सर्किल कार्यालय में हैं तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते हैं, प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए, ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते हैं, नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कार्यालय चूज करने में भी बड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मंडलीय स्तर कार्यालय के बारे में, यानी अधीक्षण कार्यालय के बारे में आपको एक बात बता दूँ। ये जो कार्यालय है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का राय है, ऐसा कोई हो सकता है कि आप जो ज्वाइन करें तो हो सकता है आप अनुभव को नहीं मिले, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल राय है। ये कार्यालय गर्ल्स के लिए बहुत ही सही है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मंडलीय स्तर कार्यालय है, तो ये गर्ल्स के लिए बहुत ही बेहतर कार्यालय है, गर्ल्स के लिए बहुत बेहतर कार्यालय है। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। अब और दूसरा क्या है, ये इसमें देखिए, ये है, ये बॉयज़ के लिए उतना, मतलब बॉयज़ तो हर जगह काम करते हैं, ये उतना मतलब कि अगर आप चारों दिशा का फ़ायदा चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए ये, तब आप डिवीज़न कार्यालय चूज करिएगा, नहीं तो सर्किल कार्यालय आपको उतना चारों तरफ का लाभ आपको नहीं दे पाएगा। मंडलीय कार्यालय हरदम मॉनिटरिंग का काम करेगा, तो इसमें कई स्तर पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
हाँ, ये मॉनिटरिंग करने का इसका काम है डिवीज़न के ऊपर और सब डिवीज़न के ऊपर। तो कुछ मामले में आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है, और जो मैं कुछ मामले बता रहा हूँ वो आपको बहुत मूल मामला लगेगा। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसलिए मंडलीय कार्यालय को अगर चयन करना हो तो अगर वो आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो आप चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी मतलब कि बड़े शहर में है और आप वहाँ पे रहने भी चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में खंडी कार्यालय तो रहेगा ही, तो अगर आप हर प्रकार का लाभ चाहते हैं तो खंडी कार्यालय ज्वाइन करिएगा। नहीं तो अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बस इतना फ़ायदा रहेगा कि आपको थोड़ा सा पावर महसूस होगा कि आप बड़े कार्यालय में हैं। आप हरदम डिवीजन वाल कार्यालय को अधिकारी से प्राप्त निर्देश देंगे, और थोड़ा सा आपको जब खंडी कार्यालय के अगर बाबू रहेंगे और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाबू रहेंगे, तो भले ही आप जूनियर असिस्टेंट रहेंगे अधीक्षण अभियंता कार्यालय के, तो लोग, लेकिन फिर भी आप खंडी कार्यालय से ज़्यादा पावर महसूस करेंगे। तो जितने भी ऊपर के कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट होंगे वो ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे नीचे के कार्यालय के अपेक्षाकृत। लेकिन ऊपर नीचे के जितने भी कार्यालय हैं उनको ज़्यादा वर्क करने का मिलता है, मतलब क्योंकि भाई यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है डिवीजन कार्यालय सब डिवीजन कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात ये है, ऊपर के कार्यालय में मैं आपको बता देता हूँ, जितना ऊपर के कार्यालय में जाएंगे उतना जल्दी से आपका प्रमोशन का चांस बढ़ता है। ये बहुत मेन बात है। सब डिवीजन खंडी कार्यालय में थोड़ा प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ऊपर के कार्यालय में देखिए कर्मचारी कम रहता है, इसलिए फटाफट उसमें होता है, टाइम टू टाइम इसमें प्रमोशन होता है। और जितने नीचे कार्यालय में है वहाँ पर प्रमोशन थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो ये थोड़ा सा देखने को आपको मिल सकता है। तो ये वही इस स्तर पर अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें इसको ध्यान में रख के भी चूज कर सकते हैं कार्यालय। और लेकिन मैं आपको बता दिया कि अगर आपको वर्क ड्यूटी के साथ होम डिस्ट्रिक्ट और लाभ भी चाहिए तो आप खंडी कार्यालय चूज करिएगा। लेकिन अगर आप सोचें नहीं यार मुझे जो फाइल मिलेगा मैं ड्यूटी करूँगा, मुझे बड़े शहर में रहना है और मुझे मुख्यालय या सर्किल कार्यालय में रहना, मुख्यमंत्री कार्यालय में रहना है, तो आप क्या कहते हैं वैसा चूज करिएगा। और लेकिन ये है कि इसमें यह प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ये फ़ायदा आपको, मुख्यमंत्री कार्यालय में रहेंगे तो और भी फास्ट प्रमोशन रहता है। 5 साल में तो आप जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। कि सीनियर असिस्टेंट से हेड असिस्टेंट बनने में बहुत ही यहाँ लाभ आपको मुख्यमंत्री कार्यालय में मिल सकता है। सर्किल कार्यालय में थोड़ा इससे तो स्लो है। देखिए जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनने में भी अगर आप डिवीजन कार्यालय हैं तो थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, और खंडी कार्यालय में उससे कम, मंडलीय कार्यालय में उससे थोड़ा सा कम समय लगेगा, और मुख्यमंत्री कार्यालय में उससे भी कम समय में आप प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कहना 5 साल तो लगेगा, लेकिन जैसे कभी कभी होता है कि 5 से 6 साल भी लग जाता है। और तो ये सब चीज़ें जितने ऊपर के कार्यालय रहेंगे, तो भाई ऊपर के कार्यालय में कोई पावर ज़्यादा है तो वो अपना काम बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, तो अगर टाइम टू टाइम उनका अपना काम हो जाता है। तो प्रमोशन के मामले में मैंने देखा है, अब ऐसा नहीं है कि हरदम ऐसा ही हो, लेकिन मैं जहाँ तक देख पाता हूँ और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि ऊपर के जो कार्यालय है उसमें प्रमोशन जल्दी, थोड़ा तेज़ी से देखने को मिलते हैं। तो इस दृष्टिकोण को जो प्रमोशन के इच्छुक रहे कि मेरा भाई टाइम टू टाइम प्रमोशन होता है, मुझे ज़्यादा ताम झाम से मतलब नहीं है, तो वो आप उच्च कार्यालय को ज्वाइन करिएगा। अब चलिए नीचे आते हैं और भी बारे में बात करते हैं। उस कार्यालय में मैं कनिष्ठ सहायक की स्थिति तो आपको बता ही दिया हूँ कि कैसी कैसी कनिष्ठ सहायक की स्थिति है। जितने नीचे का कार्यालय में रहेंगे उतना भी आप कनिष्ठ सहायक रहेंगे तो उतना कम पावर फील करेंगे। जितने ऊपर के कार्यालय रहेंगे तो आपको कनिष्ठ सहायक भले ही रहे लेकिन आपको ज़्यादा पावर महसूस होगा। अगर उच्च कार्यालय में कनिष्ठ सहायक का प्रमोशन क्या है, देखिए कोई भी अब कार्यालय चूज करेंगे, कोई भी कार्यालय आप चूज करेंगे तो सब कार्यालय में आपको प्रमोशन का चैनल वही देखने को मिलेगा। अब कनिष्ठ सहायक इसमें देखिए प्रमोशन वही आपको देखने को मिलेगा, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अगर आप प्रमोशन चैनल में सही से जाना चाहते हैं तो आप जल्द आपका प्रमोशन हो तो आप चूज करिएगा उच्च कार्यालय को। और अगर आप सोचते हैं कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वहीं मैं काम कर लूँगा चाहे वह किसी कारण में, और मेरा प्रमोशन बस सही से टाइम टू टाइम हो, तो आप ऊपर के कार्यालय को चूज करिए। अब बात है कि जितने भी कार्यालय हैं उस कार्यालय में कनिष्ठ सहायक से जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर कैसे बना जाए।
ये बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और ये बात मैंने ही सबसे ज़्यादा पहले यूट्यूब पे बताया है कि सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट जे बन सकते हैं। ये मैंने बताया, उसके पहले यूट्यूब पे मैं नहीं था, किसी ने बताया होगा, बहुत पहले मैंने बताया था, जब मैं ज्वाइन किया था उसी समय मैंने वीडियो बनाया था मैं। तो अब इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो जूनियर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, जे बनना चाहेंगे। पहला देखिए इसमें यह है कि जैसे कि आप, अगर आप जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करने से पहले ही आपने डिप्लोमा किया यानी पॉलिटेक्निक किया है सिविल या मैकेनिकल में, तो ये विभाग बहुत ही बेहतर है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है जेई बनने के लिए। आपके जब लगभग शायद 7 साल आपकी सेवा हो जाने के उपरांत आप जेई बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जेई, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जेई 7 साल बाद तुरंत बन जाएंगे। देखिए ऐसा विभाग में जब आप 7 साल कंप्लीट हो जाए तो आप विभाग को सूचित करेंगे मेरी सेवा इतने साल हो गई हैं, और अगर ऐसा सूचित भी नहीं करते हैं तो विभाग के माध्यम से खाली पद निकलेगा, तो उसमें जब खाली पद रहेगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जेई बन सकते हैं। अभी तक मैंने मतलब कि देखे हैं पुराने कुछ लोग ऐसे हैं जो कनिष्ठ सहायक से जेई बने हैं, बहुत सारे बने हैं। इसके पहले तो ये होता था कि जो उसमें कोर्ट केस भी चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ड्यूटी के दौरान ही पॉलिटेक्निक कर लिए हैं और ड्यूटी भी किए हैं, पॉलिटेक्निक भी कर लिए और उसके बाद जेई बन गए हैं। तो इसमें विवाद भी है, कोर्ट केस भी चल रहा है। अब देखिए, अब विभाग में रहते हुए मानिए आप जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन किए, आपके पास डिप्लोमा सिविल का नहीं है, मैकेनिकल का नहीं है, फिर आप सोचते हैं मैं जेई बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि आप विभाग से परमिशन लें कि मैं 2 साल का या 3 साल का लीव विदाउट पे ले रहा हूँ और अब अवैतनिक अवकाश लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए, फिर जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए फिर आप विभाग में को सूचित करके ज्वाइन करिए। तो उससे ये रहेगा कि जब भी आपकी वैकेंसी निकलेगी जेई की तो आप अप्लाई कर पाएंगे, डिपार्टमेंटली आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें बहुत ही आसानी से आप जेई बन जाएंगे। ओपन भर्ती की अगर जेई देखा जाए और विभाग के अंदर रह के जेई बना जाए देखा जाए तो परीक्षा का में या जो भी कहा जाए तो आसान है विभाग के अंदर जेई बनना। लेकिन ये मैंने एक ही बार देखा है, अभी तक मैं जब से ज्वाइन किया हूँ ऐसा ओपन मैंने अभी भर्ती देखा नहीं है जेई का। लेकिन ये है, निश्चित है, ये आप निश्चिंत रहिए कि जेई बनते हैं, कनिष्ठ सहायक से जेई बनते हैं। अगर आप डिप्लोमा अगर पहले से करके आ रहे हैं मैकेनिकल और सिविल का, तब तो आप आपके लिए बहुत सही है, ज़्यादा आपको झंझट झेलने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल से किए हैं तो उनके लिए ये विभाग बहुत बेहतरीन है। अब देखिए अभी कुछ सोच रहे हैं सिविल सबसे अच्छा है या मैकेनिकल। देखिए सिविल वर्क सबसे ज़्यादा है, मैकेनिकल वर्क भी ठीक ही ठाक है, लेकिन सिविल वर्क का थोड़ा ज़्यादा। देखिए मैकेनिकल वाले नलकूप में जा सकते हैं, सिविल वाले बंधा और नहर के जो सिंचाई विभाग में विभाग है, मतलब कि अंतर्निहित कार्यालय हैं, उनके लिए सिविल बेहतरीन, और सिविल में ज़्यादा काम आजकल हो रहा है। मैकेनिकल वालों का भी भविष्य उज्जवल ही है क्योंकि उसमें नलकूप बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें वो जा सकते हैं। कुल मिला के मैं एक लाइन में बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले से ही डिप्लोमा किया है सिविल या मैकेनिकल से तो आप जूनियर असिस्टेंट में अगर एग्ज़ाम दिए हैं और सिंचाई विभाग में आना चाहते हैं तो बेहतरीन आपके विभाग है। और देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि विभाग में रह के पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल टाइम मिलेगा, बिल्कुल टाइम मिलेगा। अगर इसके लिए आपको बस करना यही रहेगा कि जब आप विभाग में आएँ तो आपको जो नॉर्मल काम रहे वो नॉर्मल काम आप वो नॉर्मल फाइल लीजिए, आप अपना फाइल का काम, छोटा हल्का फुल्का काम जो भी है उसको निपटाइए। ज़्यादा काम सीखने या ज़्यादा काम या ज़्यादा फाइल लेने के चक्कर में मत रहिएगा, या मतलब कि जो भी आपको अधिकारी नॉर्मली दे दिए रहेंगे वो आप ले लीजिएगा। एक्स्ट्रा हाथ पाँव अगर नहीं मारेंगे तो आपको समय मिलेगा, बिल्कुल 10 बजे जाइए, 5 बजे आइए, और उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलता ही है। अगर टाइम से जाएंगे तो फिर 5 बजे फ्री हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाने का बहुत टाइम है। तो विभाग में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि देखिए इसमें भी ये है कि विभाग में जो ज़्यादा काम करने के इच्छुक है, विभागीय काम करने के इच्छुक हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वो सब बहुत व्यस्त रहते हैं, अधिकारी साथ रात को कहीं दौरे पर चले गए तो वहीं स्ट्राइक पे रह जाएंगे, हो जाता है। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि अगर आप ज़्यादा अधिकारी से टचअप में न रहे, अपना विभाग में जो आपको ऑफिस में जो काम मिला उसको करके चले जाइए घर पे,
तो आपको पढ़ाई का बहुत ही एक सिस्टमेटिक टाइम मिल जाएगा। तो बिल्कुल विभाग में रह के पढ़ाई करके अन्य उच्च पद में जाने के लिए आपको बिल्कुल समय मिलता है बहुत, क्योंकि ऑफिस का वर्क है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको थकते नहीं हैं, तो ये विभाग आपके लिए बहुत ही सही है। अब देखिए विभाग में परीक्षाएं होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए जो बच्चे पहले से डिप्लोमा किए हैं सिविल या मैकेनिकल से, तो उनको उनकी परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने अभी तक मेरे 7 साल की सेवा, मैंने अभी कोई परीक्षा ऐसा विभागीय परीक्षाएं नहीं देखा है। लेकिन सुनने में बस यही आता है कि जो बच्चे जे बनना चाहते हैं तो उनका कुछ होता होगा, लेकिन वैसे ओपनली ऐसा नहीं है कि आप जो असिस्टेंट है परीक्षा दे के एक ही बार में प्रशासनिक अधिकारी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके वरिष्ठता के आधार पर आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के लिए कोई विभागीय परीक्षा नहीं होती है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विभाग में रह के आपको अन्य परीक्षा दे के आप कोई और पद ले लीजिए, जे बन जाए, ए बन जाए, मतलब कहने मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप जूनियर असिस्टेंट हैं और प्रमोशन होकर ए बन जाए, या मतलब कि ऐसा कोई विभागीय परीक्षा मैंने अभी तक देखा नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको अंधेरे में नहीं रहना चाहूँगा। अभी तक मैं सही बताऊँ तो मैंने जेई की परीक्षाएं भी विभागीय में होते नहीं देखी हैं। ये सब वरिष्ठता के आधार पर ही प्रमोशन मैंने देखा है, वरिष्ठता के आधार पर इसमें प्रमोशन होता है। विभागीय परीक्षा मेरी जानकारी में मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब देखिए विभाग में आवास मिलता है या नहीं, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहा है कि भाई विभाग में आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंचाई विभाग का उत्तर प्रदेश में भर भर के वो आवास है, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। आप जिस भी ज़िले में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे सिंचाई विभाग का निश्चित ही आवास होगा। थोड़े से पुराने कंडीशन में होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपना पर्सनल खर्च करके या थोड़ा बहुत खर्च करके उसको फिनिशिंग करा के सरकारी आवास में रहते हैं। सरकारी आवास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका क्या रहता है कि आपको कम दाम में आपको शहर में रहने को मिल जाता है। तो विभाग का आवास बिल्कुल आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको लगना पड़ेगा, आवास मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, गोरखपुर में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इस समय थोड़ा सा सही मिल रहा है, और लखनऊ में सब जगह है। लेकिन देखिए कुल मिला के शॉर्टेज जो बड़े बड़े शहरों में अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में अगर आप सिंचाई विभाग ज्वाइन करते हैं तो आवास मिलना थोड़ा शॉर्टेज रहेगा। आपको जल्दी मिलेगा नहीं, प्रयास करेंगे तब, खाली पता करते रहेंगे खाली कब हो रहा है, खाली कब हो रहा है। जब खाली हुआ तो अप्लाई पहले से किए रहेंगे तो फिर आप अधिकारी को सूचित करेंगे, सर ये खाली हो गया, मैंने अप्लाई किया है, मेरा आवास आवंटित कर दीजिए। ये बड़े बड़े शहरों में ये सब दिक्कत है। लेकिन कुछ वैसे शहर जैसे बहराइच में सुनने को मिलता है कि वहाँ पे सिंचाई विभाग का आवास बड़ा आसानी से मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे जो ज़िले हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े शहर के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वहाँ पे सिंचाई विभाग का आवास मिलना बहुत ही सुलभ तरीके से मिल जाता है। और सरकारी आवास बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है, बहुत ही आपको शांति देगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी मकान मालिक का टेंशन खिच टिक टिक नहीं रहता है। और लगभग मैं 7 वर्षों से सरकारी आवास में ही हूँ, तो सरकारी आवास बहुत बेहतरीन है प्राइवेट आवास के कंपेरिजन में। प्राइवेट आवास में पैसा भी ज़्यादा लगेगा और मकान मालिक का किचकिच भी बहुत ज़्यादा रहेगा, और क्या कहते हैं आपको स्वतंत्रता भी बहुत कम फील होगी। और सरकारी आवास में अपने घर की तरह फील होएगा, घर के मालिक आप महसूस होंगे कि मेरा ही घर है, मेरा घर है, ऐसा टाइप फील होगा। पैसा भी कम लगेगा और स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सरकारी आवास का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अब चलिए बात करते हैं कि आवास न लिया जाए तो उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप आवास नहीं मिलेंगे तो मकान किराया भत्ता जो भी आपका कटता हो तो वो आपको आपके खाते में क्रेडिट होता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप आवास ले लिए तो आपको जो मकान किराया भत्ता रहेगा वो नहीं मिलेगा। मकान किराया भत्ता देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कितना मिलता है। देखिए बड़े बड़े शहर में जो है ए ग्रेड का जो सिटी है वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा। एच आर आई आपको ज़्यादा मिले। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एच आर किस शहर में कितना एच आर मिलेगा वो मैंने पूरा डिटेल में बात किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप आवास नहीं लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ज़िले में आप ज्वाइन किए हैं जहाँ आपका घर है, तो आप आवास नहीं लेते हैं तो उसका पैसा जो भी एच आर ए का, मान लीजिए ए ग्रेड सिटी में तो 2400 रुपये शायद है वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट का, तो 2400 रुपये आपके खाते में हर महीने आता रहेगा। आवास नहीं लेंगे, या मान लीजिए आप सरकारी आवास को किसी ज़िले में है, आप सरकारी आवास की कंडीशन आपको अच्छी नहीं तो प्राइवेट आवास ले लेते हैं, तभी आपको एचआरए आपको एक खाते में मिलेगा। जब ही आप सरकारी आवास में आवासित रहेंगे और रहने लगेंगे, उसकी सूचना अपने कार्यालय को देंगे कि मैं सरकारी आवास में रहता हूँ, तो आपको एचआरए ये नहीं मिलेगा।
जितने छोटे जिले रहेंगे वहाँ पे एचआरए उतना ही कम रहेगा। सबसे ज़्यादा ग्रुप ए सिटी में 2400 आपको वर्तमान मिलेगा। हो सकता है 8वां वेतन लगे तो एचआरए बढ़ जाए, हो सकता है 5000 मिलने लगे, लेकिन वर्तमान में 2400 रुपये आपको कनिष्ठ सहायक जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एचआरए मकान किराया भत्ता 2400 रुपये मिलेगा। और जैसे कि मान लीजिए आप बड़े शहर में जैसे कि कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, ये सब ऐसे जिले में, या नोएडा, गाजियाबाद, इसमें रहते हैं तो आपको ए ग्रेड सिटी का एचआरए 2400 रुपये मिलेगा। और जैसे जैसे आपको बी ग्रेड सिटी ग्रेड में आता है उसमें वैसे मकान किराया भत्ता आपको कम मिलेगा। इसका वीडियो मैंने बहुत बढ़िया से बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहला वेतन आपको कितना मिलेगा। देखिए पहला वेतन आपको मिलेगा 37,120 में, वर्तमान करंट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 21,700 शायद है आप लोग का बेसिक रहेगा जूनियर असिस्टेंट का, और वर्तमान में अब 60% डीए होने वाला है, तो 60% 21,700 का 60% निकाल लीजिएगा तो वो हो जाएगा। और प्लस इसमें 60% प्लस कर लीजिएगा मूल वेतन का, और प्लस एचआरए जो है आपका 2400 रुपये कर लीजिएगा। ये मैं 2400 रुपये, शायद मैंने 2400 रुपये जोड़ के बनाया है, तो ये ग्रॉस पेमेंट आपको मिलेगा। इसमें कुछ कटौतियाँ भी होंगी, हो सकता है 2-4 हज़ार कटौती हो जाए एनपीएस में, लेकिन ग्रॉस पेमेंट देखा जाए तो 37,120 रुपये वर्तमान मिलेगा। 8वां वेतन लगेगा तो सुनने में आ रहा है बेसिक पे जो 21,700 है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ जाए कहने में, लेकिन मान लीजिए अगर 2 गुना भी बढ़ जा रहा है तभी भी ये बेसिक आपका 21 दूनी 42,000 आपका बेसिक ही हो जाएगा। और फिर मान लीजिए उसमें एचआरए आपको मान लीजिए 2400 से 5,000 हो जाए तो 42,500 47,000 रुपये जूनियर असिस्टेंट का 47-50,000 के आसपास आपको पहला वेतन मिलेगा 8वां वेतन में। लेकिन ये जो भर्ती है ये 26 में ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वेतन इतना ही देखने को मिलेगा। कुल मिला के गुड सैलरी है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर यार बहुत कम सैलरी है, मतलब ठीक है। लेकिन जब आप वरिष्ठ सहायक बन जाएंगे, सीनियर असिस्टेंट बन जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा सैलरी ठीक हो गया। लेकिन अभी जब सबसे बड़ी बात है कि आप ज्वाइन करने वाले हैं उसके बाद कुछ ही महीनों बाद आपका वो लग जाएगा 8वां वेतन, तो आपको अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए लड़की के लिए कौन सा विभाग कौन सा कार्यालय ठीक है, ये मैंने वीडियो में ऊपर ही पूरा खोल के बता दिया है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लड़कियों के लिए सर्किल कार्यालय सबसे बेस्ट है मेरे अनुसार भाई। सर्किल कार्यालय, मंडली कार्यालय अच्छा है, मुख्य अभियंता कार्यालय अच्छा है, प्रमुख अभियंता कार्यालय अच्छा है लड़कियों के लिए। और डिवीज़न के लिए थोड़ा सा मतलब है विभाग शामिल है, लेकिन डिवीज़न में थोड़ा सा वर्क आपको करना पड़ता है। सब डिवीज़न में हो गया है, इसमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो कुल मिला के अपने अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन मेरा जो अनुभव था मैंने आपको शेयर कर दिया। ऊपर जो मैंने बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देखिए। और ओवरऑल अगर विभाग पूछेंगे ओवरऑल विभाग कैसा है, देखिए 55,53,70 पद है वाली वैकेंसी है, या 5512 वाली जो वैकेंसी है उसमें विभाग बहुत ही ज़्यादा है। तो आप बहुत ही एनालिसिस करके ही विभाग लीजिएगा। ऐसा नहीं मैं कि सिंचाई विभाग के बारे में वीडियो बना दिया हूँ तो आप अभी सोचना कि सिंचाई विभाग ही लेना है, ऐसा नहीं है। आपको जो आपको मन रहेगा वो आप विभाग लीजिएगा, आपके जो मन पे आएगा वो विभाग लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से डिटेल में पता कर लीजिएगा कि ऐसा विभाग है। लेकिन ओवरऑल अगर विभाग को देखा जाए कैसा है तो बहुत पुराना विभाग है सिंचाई विभाग, बहुत बेहतर विभाग है, बड़ा शांति है। तो कुल मिलाकर मैं 10 में से रेटिंग देना चाहूँ तो इसको मैं इस विभाग को 8 रेटिंग देना चाहूँगा। तो 10 में मैं इसको 8 रेटिंग देना चाहूँगा। तो आप ओवरऑल देख लीजिए आपके अनुसार ये कैसा विभाग है, आप एनालिसिस कर लीजिए। मैंने जो भी सूचना थी जो भी जानकारी थी मैंने इसमें आपको बता दिया है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। विभाग ही बहुत ही बेहतरीन विभाग है, बहुत अच्छा विभाग है। और जो भी आपके जीवन में प्रायोरिटी हैं, जो भी प्राथमिकताएं हैं उसका इसमें थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा, तब विभाग में आइएगा। और आपकी एकेडमिक के अनुसार ये विभाग सिर्फ एकेडमिक के आधार पर अगर देखा जाए तो सिविल और मैकेनिकल से डिप्लोमा किए रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा बेहतर है। आप उसके बाद अगर आप बी.कॉम कर गए, एम.कॉम कर गए, बीएससी कर गए, एमएससी कर गए, ये तो ऐसा कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है प्रमोशन चैनल में। आपको वही चैनल में ही जाना पड़ेगा, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, हेड असिस्टेंट, प्रशासनिक अधिकारी, यही चैनल मिलेगा। आप टेक्निकल में वही सिविल मैकेनिकल से रहेंगे तभी आपको हो सकता है भविष्य में लाभ मिल जाए। अदरवाइज जो भी आपकी एकेडमिक है, चाहे एमसीए की रहे, एमसीए की रहे, एमएससी की रहे, एमकॉम की रहे, एमए की रहे, ऐसा कोई भी आपको एकेडमिक के आधार पर प्रमोशन में लाभ नहीं मिलने वाला है अभी वर्तमान तक में। भविष्य में नियम बदल जाए वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वर्तमान की स्थिति मैं ये देख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। और विभाग बहुत ही बेहतरीन है, और आपका जो एनालिसिस रहेगा उसको भी देख लीजिएगा। और अभी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब विभाग का चयन करने के लिए हो सकता है आपको मिले
ऑनलाइन हो सकता है, विभाग का भी आप चयन करने को आपको मिले अगर, तो विभाग का पहले से ही आप लिस्ट निकाल लीजिएगा कि कौन कौन से विभाग हैं, बहुत अच्छे तरीके से पता कर लीजिएगा, बहुत डिटेल पता कर लीजिएगा, तभी आप प्राथमिकता दीजिएगा। जब भी आप विभाग चयन करिए तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे अगर आपको मान लीजिए सिंचाई विभाग आपको बहुत पसंद आ गया तो पहले नंबर पर डालेंगे, तो हो सकता है टॉप 5 जब चयन करेंगे टॉप 5 में वो आपको विभाग मिल जाएगा। तो सिंचाई विभाग के बारे में मैंने लगभग बहुत ही, सिंचाई विभाग के कार्यालय के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो या कोई त्रुटि हो गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, और जो कुछ भी अगर छूट गया होगा तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं निश्चित उसका जवाब दूंगा। और जो भी मान लीजिए अगर कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट कर दीजिए 1 2 3 करके, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो मैं ओवरऑल एक वीडियो बना दूंगा, तो उस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा जिससे आपको और भी लाभ मिल जाएगा। तो अभी तक का जो मैंने जानकारी था मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।